बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो ये जो वर्ड फंक्शन है ये हमने कई दफ़ा सुना है, बड़ी सारी क्लासेस में कहीं ना कहीं पे ये डिस्कस होता है। 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर पर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में, आगे अगली क्लासेस में, हायर क्लासेस में इसका इस्तेमाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसका लफ्ज़ का इस्तेमाल होता रहता है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो इस फंक्शन की वजह से परेशान भी रहते हैं, इसकी डेफिनेशन समझने की वजह से कि ये क्या चीज़ है, कैसे है, क्यों है। तो अगर हम देखें ना तो ये फंक्शन जो है ना ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना भी इसका कहीं ना कहीं भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम हंसते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। हम रोते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होती है। हमें गुस्सा आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। हत्ता कि जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होती है। तो अब ये रीज़न जो है ना, इसके पीछे रीज़न जो है, इसकी बिना पे कोई ना कोई आगे नया इवेंट जो है ना वो रूनमा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन जो है ना ये बेसिकली ये किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान कोई रिलेशन है, उस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। अब ये जो फंक्शन है इस पे बहुत ज़्यादा जिस बंदे ने भी सोचा होगा, जिस मैथमेटिशियन ने सोचा, उसने बड़ी गहराई के ज़्यादा सोचा और इस वर्ड फंक्शन को मैथ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। इसका कंसेप्ट जो है ना मैथ के अंदर दिया। और जिस बंदे ने इसका कंसेप्ट को, इस टर्म फंक्शन को मैथ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम था गोटफ्राइड विलियम लेबनिज। वो थे जर्मन मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि किस तरह जो एक चीज़ या एक क्वांटिटी जो है ना वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, ये स्क्वायर है, ये इसका एक्स, इसकी लेंथ ऑफ वन साइड, तो इसका एरिया हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब ये एरिया ए जो है, स्क्वायर का एरिया ए जो है, ये इसकी लेंथ ऑफ वन साइड पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर हमने स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें पता है कि उसका रेडियस हमारे पास होगा तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका मतलब होगा कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस होगा तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास रेडियस नहीं होगा तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकेंगे। अब हम इसको फंक्शन को मजीद मैथ के अंदर समझने के लिए हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन लेते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 डेफिनेशंस का यूज़ करूँगा जिनकी बिना पे हम फंक्शन के जो सारे जो कंसेप्ट हैं उनको स्टेप वाइज समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिंपल डेफिनेशन है जिसमें जो हमें बताएगी कि फंक्शन क्या है। A function is a rule or correspondence relating to sets in such a way that each element corresponds one and only one element inside the set। जी, तो ये डेफिनेशन है कि फंक्शन इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे that each element of first set corresponds one and only one element in second set।
कि फंक्शन जो है ना ये एक रूल है या एक मुताबिकत है कि जो दो सेट्स को आपस में इस तरह रिलेट करता है कि जिसमें जो पहला सेट है उसका हर एलिमेंट दूसरे सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस रखेगा या किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ उसकी मुताबिकत होगी। फॉर एग्जांपल कि अभी हमने पीछे जो स्केयर की एक एग्जांपल ली थी, तो जो स्केयर की एक साइड थी वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया प्रोवाइड कर रही थी। तो इसी तरह हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल थी, जो रेडियस था हमारे पास स्फीयर का, तो स्फीयर का रेडियस हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका वॉल्यूम फाइंड करके दे रहा था, एक से ज़्यादा हम उसी रेडियस की बना पर उसका जो वॉल्यूम था वो फाइंड नहीं कर सकते थे। तो इस यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि फंक्शन का जो पहला सेट है ना उसका हर एलिमेंट, फंक्शन का पहले सेट का हर एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ मुताबिक रखेगा, यानी कि पहले सेट का हर एलिमेंट यूज होगा तो दूसरे सेट का जो है वो कोई भी एलिमेंट इस्तेमाल हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इस फंक्शन की इस कंसेप्ट को मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसकी एक सिंपल सी और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये जो डेफिनेशन लिखूंगा ना, इस डेफिनेशन के अंदर ना हम फंक्शन के कंसेप्ट को मजीद अच्छे से समझ भी सकेंगे, हमें फंक्शन की डोमेन का भी पता चलेगा, इसके अंदर हमें फंक्शन की रेंज का भी पता चलेगा और फंक्शन की कोड मेन का भी पता चलेगा। इसी वजह से मैं ये इस डेफिनेशन को दोबारा से लिख रहा हूँ। A function f from a set x to a set y is a rule or correspondence assigns to each element x in x a unique element y in y. Set x is called domain of f and the set of corresponding elements y small y is called रेंज ऑफ f। अब ये देखेंगे डेफिनेशन है कि फंक्शन f कि f अगर एक फंक्शन हो एक सेट x से दूसरे सेट y की तरफ, इज अ रूल, ये एक रूल होगा या कॉरेस्पॉन्डेंट होगी, असाइंस टू ईच एलिमेंट x। अब यहाँ पे जो स्मॉल x है इससे मुराद है एलिमेंट, इस कैपिटल X के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको डिनोट कर रहा है ये स्मॉल x। अ यूनिक एलिमेंट y, अब ये जो स्मॉल y है ये सेट y के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उनको डिनोट कर रहे हैं, इस y से मुराद है कि कैपिटल Y के अंदर जो सेट y के अंदर एलिमेंट्स हैं वो उनको डिनोट करेगा ये, यानी कि जो सेट x है वो सेट y के अंदर किसी यूनिक एलिमेंट्स के साथ उसकी मुताबिकत होगी या वो उसको असाइन ही करेगा, कोई हर सेट x के हर एलिमेंट को सेट y के अंदर से कोई यूनिक एलिमेंट जो है वो असाइन करेगा। सेट x इज कॉल्ड डोमेन। अब इसमें जो सेट x जो है उसको हम फंक्शन की डोमेन कहेंगे एंड सेट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y। अब यानी कि जो एलिमेंट्स स्मॉल y से मुराद है कि उसके कैपिटल सेट जो हमारे पास सेट y है उसके एलिमेंट्स है। अब वो सेट y के वो एलिमेंट्स जो सेट x के एलिमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग रख रहे हैं, उनके साथ मुताबिकत बना रहे हैं या उनके साथ उनका कोई ना कोई इमेज बन रहा है, सिर्फ वो एलिमेंट्स जो हैं उन्हीं की बात हो रही है कि सिर्फ वो एलिमेंट, उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे कि ये फंक्शन की क्या है, रेंज है।
अब यहाँ पे इसको ना हम मजीद समझते हैं कि अगर हमारे पास ये सेट x है, ये सेट y है। अच्छा, x के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, y के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स 4 5 और ये 6। अब ये सेट x से पहले तो आप इसके फंक्शन के कंसेप्ट को क्लियर करें। अगर इस टाइप का भी ये, क्योंकि फंक्शन जो है बेसिकली ये ना, ये रिलेशन जो है ना दो सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है, फंक्शन भी एक किस्म का रिलेशन है कि डेफिनेशन के अंदर पहली डेफिनेशन में हमने ये लिखा था कि फंक्शन जो है ये भी बेसिकली एक रिलेशन ही है। अब ये एक खास किस्म का रिलेशन है। अब यहाँ पे अगर आप y के एलिमेंट्स हमारे पास x इस तरह हो और ये y हो तो 1 2 3, अब ये 4 5 और 6, इस तरह के भी ये रिलेशन, इस तरह के भी आपस में ये एलिमेंट्स मिल सकते हैं, ऐसे भी। मजीद हम यहाँ पे वही एलिमेंट्स हैं कि मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए कि ये है, या 1 इसके साथ भी कॉरस्पॉन्डिंग रख रहा है, ये 6 हो गया। उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं x और ये y, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये अब ये एक दो सेट है x और y, उनके एलिमेंट्स देखे कि एग्जांपल में हर एक में मैंने सेम लिए हैं, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने इस एग्जांपल से देखना है कि फंक्शन इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं। अब डेफिनेशन में हमने लिखा है कि सेट x का हर एलिमेंट जो है वो सेट y के एक यूनिक एलिमेंट के साथ जो है वो उसकी मुताबिकत होगी। अब यहाँ पे देखिए कि इसका हर एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका सेट x का जो है ना एलिमेंट 3 जो है उसका यूज ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये वाला हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें कि 1 2 3, अब ये 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है, 3 5 के साथ है। अब y का जो एक एलिमेंट है 6 जो है उसका यूज नहीं हो रहा। अब ये सोचिए कि ये वाला फंक्शन होगा या नहीं होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे ये देखिए कि अगर हमारे पास 1 जो है ये 4 के साथ है, 1 भी 5 के साथ है, 2 6 के साथ है, 3 भी हम किसी के साथ इसकी भी कॉरस्पॉन्डिंग 5 के साथ रख लें या 6 के साथ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमने डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि सेट x का हर एलिमेंट जो है ना वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट रखेगा, हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट रखेगा। यहाँ पे देखिए कि सेट x का जो पहला एलिमेंट है जो 1 लिखा हुआ है, ये दो एलिमेंट्स रख रहा है, आगे 1 भी है, इसके 1 के साथ 4 भी है, 1 के साथ 5 भी है। तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारा ये वाला जो एग्जांपल है ये भी फंक्शन नहीं होगी। उसके बाद देखिए कि हमारे पास ये भी एग्जांपल है 1 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ। अब 1 जो है ये यूनिक एलिमेंट रख रहा है, 2 भी रख रहा है, 3 भी रख रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली एग्जांपल जो है ना ये हमारे पास फंक्शन की एग्जांपल है, ये वाला जो है ये फंक्शन होगा। इसकी बात की थी कि ये फंक्शन होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए कि 1 यूनिक एलिमेंट रख रहा है, 2 भी यूनिक एलिमेंट रख रहा है। अब ये जो 3 है इसके लिए 5 एक यूनिक एलिमेंट है, 2 के लिए भी वो यूनिक एलिमेंट है, 5 के लिए भी वो यूनिक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो है ना फंक्शन होगा, ये एग्जांपल भी जो है ये हमारे पास फंक्शन होगी। यहाँ से हमें एक मजीद ये समझना है कि हमारे पास इसमें डोमेन कौन सी होगी, कोडोमेन कौन सी होगी, रेंज कौन सी होगी। अब सेट x डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा है कि सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ f। अब सेट x के अंदर जितने भी एलिमेंट है हमारे पास वो सारे के सारे जो है ना वो फंक्शन की डोमेन होगी। और इसके बाद लिखा है कि सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। अब यानी कि सेट y के अंदर से वो एलिमेंट्स जो सेट x के एलिमेंट्स के साथ कॉरस्पॉन्डिंग रख रहे हैं, कोई ना कोई मुताबिकत है सेट y के एलिमेंट्स के साथ जिनका इमेज है, सिर्फ उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे रेंज। तो इसका मतलब होगा कि फंक्शन की ये जो वाली एग्जांपल है इसमें हमारे पास जो रेंज होगी वो 4 और 5 है। यहाँ पे हमारे पास जो रेंज होगी वो 4 5 और 6 है। अब इसके बाद हमारी बारी जो आती है ना वो आती है हमारे पास कोड मेन की। अब सेट y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कोड मेन कहा जाता है। सेट y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम कहते हैं कोड मेन। दोबारा से एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेन, कोड मेन और रेंज, सेट x के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपका फंक्शन जो है ना वो x से y की तरफ है, यानी कि जो पहला सेट होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जो दूसरा सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब एलिमेंट्स को हम कहते हैं कोड मेन ऑफ द फंक्शन। अब जो सेकंड रेंज रहती है अभी,
अब जो सेकंड सेट है हमारे पास उसमें से सिर्फ वो एलिमेंट जो सेट x के साथ जिनकी कॉरस्पॉन्डेंस है, जिनका इमेज सेट x के साथ बन रहा है, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की कोडोमेन क्या होती है और फंक्शन की रेंज क्या होती है। अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है कि फंक्शन की नोटेशन कैसे होती है या फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में एक तो हमें पता चलेगा फंक्शन की नोटेशन का पता चलेगा, फंक्शन की वैल्यू का पता चलेगा और फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। उनमें से इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, डिपेंडेंट कौन सा होता है, वो भी इसी के अंदर आएगा। If a variable y depends on a variable x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we can say that y is a function of x। ये स्टेटमेंट लास्ट पे इस स्टेटमेंट के जरिए पे बात हो गई है कि इसमें भी डेफिनेशन वही है जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, सिर्फ कुछ लफ्जों का एक पेयर कुछ वर्ड्स हमने और यूज कर लिए हैं। A variable y depends on a variable x in such a way that each value of x, x की हर वैल्यू determines exactly one value of y, हमें y की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू दे, then we say that y is a function of x। अब यहाँ पे इसकी बात हो रही है। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले ना, इस स्टेटमेंट को जो इसके लिए जो नोटेशन इंट्रोड्यूस हुई थी उस नोटेशन के बारे में हम करेंगे। तो जो हमारे पास थे स्विस मैथमेटिशियन थे आइलर ने सबसे पहले इस स्टेटमेंट को नोटेशन की फॉर्म में लिखा था। उसने इसको ऐसे लिखा था y is equal to f of x, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे y is equal to f of x। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले जो नोटेशन दी थी आइलर मैथमेटिशियन ने, y is equal to f of x। आमतौर पर हम फंक्शन को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल ये स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h भी यूज करते हैं, स्मॉल f g h। इसी तरह इनके जो कैपिटल F भी यूज कर लेते हैं, कैपिटल G भी यूज कर लेते हैं, कैपिटल H भी एंड सो ऑन। इसी तरह आगे वर्ड्स जो है हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम अब बात करते हैं कि ये जैसे इस वेरिएबल x in such a way that each value of x determines exactly one value of y। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हमने पीछे भी दी थी, यहाँ पे हम वो एग्जांपल लेते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आगे हम हमारी जो प्रॉब्लम्स है मैथ के अंदर उनमें भी जिनका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं y is equal to f of x। हमारे पास इस तरह की फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, इसको यही मतलब है इसका। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम आप x की एक वैल्यू पुट करें तो y की आपकी कितनी वैल्यू मिलेगी? एक ही मिलेगी। x की जगह 1 पुट कर ले, 2 पुट कर ले, 3 पुट कर ले, जितनी जो मर्जी पुट करें, नेगेटिव पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, वो y की आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू देगा। अगर y की वैल्यूज आपके पास एक से x की एक वैल्यू पे y की वैल्यूज आपके पास एक से ज्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब होगा कि फंक्शन नहीं होगा।
अब हमें पता है कि जितनी भी किसी वेरिएबल की पावर होती है उतने उसके रूट्स आते हैं, उसके आंसर्स हमें उतने मिलेंगे। अब यहाँ पे y की पावर 1 है तो इसका आंसर भी हमारे पास 1 ही आना है। अगर यहाँ पे फंक्शन इस तरह होता y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए कि x की एक वैल्यू पुट करने से y की एक से ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं। x की एक वैल्यू पुट करने से y की वैल्यूज जो है वो हमारे पास एक से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि फंक्शन की एग्जांपल नहीं है। इसी तरह अगर इसकी पावर 3 हो जाती, 4 हो जाती है एंड सो ऑन, इसी तरह इसकी पावर बढ़ती जाती है, वो हमारे पास उसके आंसर x की एक वैल्यू पे y के आंसर जो है वो एक से बढ़ते जाने थे। तो हमारे पास जो y की वैल्यू x की एक वैल्यू पे y की ज़्यादा वैल्यूज आती जाएंगी तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। अब ये स्टेटमेंट के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर हमें ये इसकी नोटेशन का पता चला है। साथ में ये दोबारा से मैंने आपको वो पीछे की अगर हमने फंक्शन की एग्जांपल लिखनी हो तो हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ये वाली एक एग्जांपल दी है। अब नोटेशन के बाद हमारे पास है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू बेसिकली यही एफ ऑफ एक्स ही होता है, लेकिन इसमें सिंपल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन को हम एक कंप्यूटर मशीन भी कंसीडर कर सकते हैं। जो एफ है ना, इसको हम एक कंप्यूटर मशीन, इसमें जो आउटपुट हमारे पास होती है, एक इनपुट होती है कि अगर हमारे पास एक इनपुट है एक्स, हम इसको फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो फंक्शन इस पे किसी ना किसी तरह पे इस पे ऑपरेट करेगा और हमें एग्जैक्टली वन आउटपुट कह देगा और उस आउटपुट को हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कंप्यूटर को, फंक्शन को हमने कंप्यूटिंग मशीन कंसीडर किया, इसके अंदर हमने इनपुट दी जो दैट इज एक्स इनपुट दी, फंक्शन है उसके ऊपर ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद हमें वो कोई ना कोई आउटपुट देगा, उस आउटपुट को एग्जैक्टली वन आउटपुट देगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि आपके पास जो आउटपुट होगी वो वन ही होगी। अब ये जो उस आउटपुट को हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स और इसी एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन और इसको हम एक सिंगल लेटर y के साथ भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें हमने ये नीचे कुछ एग्जांपल्स भी ली हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है हमने x की, तो फिर हमें y का आंसर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो y है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अब x यहाँ पे होगा हमारे पास इंडिपेंडेंट फंक्शन और y जो है वो हमारे पास होगा, सॉरी x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो हमारे पास होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस डेफिनेशन में हमें यहाँ पे आज के पूरे लेक्चर के अंदर हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, फंक्शन में डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, उस पर बहस की। उसके बाद हमने फंक्शन की नोटेशंस के बारे में पढ़ा, फंक्शन की नोटेशंस के बाद हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन पढ़ी, वैल्यू के बाद हमने देखा कि इसमें से जो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। इसके बाद मजीद हमारे पास जो एक फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें डोमेन और रेंज क्या कैसे पता चलता है, यानी कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर स्टूडेंट को उसकी समझ नहीं आती कि अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है तो उसकी डोमेन और जो रेंज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो वो इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।